नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन, नवनियुक्त अध्यक्ष श्री शैलेंद्र शर्मा जी। सर, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नवीन भैया। सर, जिस प्रकार से वर्तमान अगर परिदृश्य की बात करें तो कोरोना के चलते बहुत से लोगों का रोजगार संकट में आया है, बहुत से लोगों को काम जो है उसकी दरकार है। सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है आज की तारीख में अगर देखा जाए तो, जैसे बोलते हैं कि कई बार हम कोई दायित्व संभालते हैं तो एक पराकाष्ठा तक परीक्षा की स्थिति बनती है, लगभग वैसी ही स्थिति है। तो कैसे देखते हैं इस दायित्व को और उसके निर्वहन को? आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भैया। आज आपके माध्यम से अपना नए दायित्व जो मिला है उसमें अभी पदभार ग्रहण करना बाकी है, लेकिन काम प्रारंभ हो चुका है। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, ये दोनों नेता जैसे 24 घंटे काम करना और ना तो किसी मुहूर्त का इंतज़ार करना, न किसी औपचारिकता का इंतज़ार करना। तो जब मेरी घोषणा की गई उसके तुरंत बाद ही मैंने इस बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा करके वर्तमान परिस्थिति में क्या बोर्ड के पास अभी एजेंडा है, क्या मैंडेट सरकार के द्वारा दिया गया है, उसको समझने का प्रयास किया है। आपने जो बात कही, निश्चित रूप से पिछले 2 वर्ष 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के पहले 2 वर्ष, मेरे ख्याल से ये तो सामान्यतः पूरी दुनिया में हम लोगों की ज़िंदगी में गिनती में नहीं होंगे। जो आपने बात कही मैं उससे बिल्कुल प्रतिशत सहमत हूँ। ये पहले 2 वर्ष, अब जो कल से नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है 2022, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 2022 इस दशक का पहला वर्ष एक अच्छे वर्ष के रूप में आए, क्योंकि 2 वर्ष तो जैसे गुजरे हैं हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, एक ऐसी विभीषिका जिसने न सिर्फ रोजगार बल्कि सपनों को भी छीना है। रोजगार तो हाथ में होने वाली चीज़ है, सपने देखने में भी लोगों को डर लगता है। हम कौशल विकास रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से जो वर्तमान मैंडेट उसका है, आज आपने पढ़ा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कलेक्टर्स कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसी मुद्दे पर बात की। 12 जनवरी को जो रोजगार दिवस के रूप में आयोजित किया जाना है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन, उसके साथ उन्होंने जो घोषणा की है कि सिर्फ दिवस नहीं, औपचारिकता न रह जाए, उसको जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं 1 लाख रोजगार देने के, उसमें हर महीने प्रति माह एक रोजगार दिवस का आयोजन करके, और उसमें सेलिब्रेशन का कार्यक्रम नहीं है वो रोजगार दिवस में जो होगा वहाँ पर हर जिले में, प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम होना है। वहाँ पर कंपनीज, स्थानीय जो रोजगार प्रदाता हो सकते हैं उन सबको बुलाना, जिनको रोजगार की आवश्यकता है उन लोगों को बुलाना है, उनके सिलेक्शन करना है, स्वरोजगार की चीज़ें बतानी है, बैंक्स के साथ में बैठ कर के बैंक ज़्यादा से ज़्यादा ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। ये सब चीज़ों की व्यवस्थाओं के लिए एक काम प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से हम पिछले 2 वर्षों में जो कुछ भी खोया है उसको ठीक करने का जितनी जल्दी होगा, ये वर्ष 2022 में उसको पूरा लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जी, अगर हम सर अपने परिवेश को देखें, भारतीय परिवेश को, और हमारे यहाँ की परिस्थितियों को देखें तो हम बहुत ज़्यादा, हमारा समाज कभी नौकरी में बहुत ज़्यादा रुचि समाज ने रखी नहीं है। नौकरियाँ दो, आजकल ये हर जगह आवाज़ बुलंद रहती हैं। लेकिन पहले के परिवेश में कौशल जो है, श्रम कौशल बड़ा महत्वपूर्ण था। लगभग हर छोटे से गांव में आवश्यकता की हर ज़रूरत पूरी हो जाती थी, हर वस्तु मिल जाती थी, और व्यापार से ज़्यादा विनिमय था, आपसी सहयोग था। तो जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, गांव में जो रोजगार के साधन थे, वो कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है उसकी दौड़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं, कम हुए हैं, और वो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है।
तो क्या उस तरफ फोकस रहेगा कि गांव में छोटी छोटी जो निर्माण इकाइयां हैं जो रोजगार का भी सृजन कर सकें और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे सकें और गांव से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पलायन रोक सकें? तो क्या बोर्ड उस दिशा में कोई कारगर कदम उठाएगा? इस बोर्ड की स्थापना ही नवीन भैया इसी उद्देश्य को लेकर के हुई है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है। ये कौशल विकास, इसलिए इसका बोर्ड के नाम में पहले कौशल विकास शब्द है, उसके बाद रोजगार निर्माण है। तो कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड है। तो कौशल विकास करना, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ हमेशा, जब इस बोर्ड की स्थापना हुई थी 2004 में, तभी हमने मूल इसका ही रखा था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो ठीक है, वो तो बढ़ाना, उसका इकोसिस्टम खड़ा करना समाज के साथ मिलकर सरकार का काम है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो शासन की पूरी तरह से व्यवस्था की है, वो जिम्मेदारी है लोगों को एम्प्लॉयबल बनाना, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना। तो वो कब होगा? वो तब होगा जब आप उनके अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप करेंगे, उनका कोई कौशल विकास करेंगे। उनके अंदर इनहेरेंट भी हो सकता है, पहले से भी हो सकता है, आनुवांशिक भी बहुत से कौशल होते हैं। जैसे आपने इशारा किया, गांव में जिस प्रकार की चीज़ें होती थी, लोहार हैं, बढ़ई हैं, ये सब मिस्त्री हैं, ये सब पीढ़ियों से काम करते हैं। लेकिन देखिए, समाज बदल रहा है, परिवर्तन होता ही है, परिवर्तनशील दुनिया है। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो काम करता था, उसके पिताजी जो करते थे गांव में, बच्चा वही करे। क्योंकि हम शिक्षा की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं ना, तो वो मालूम चला कि वो बच्चा जो है वो अच्छा ग्रेजुएट होकर के कोई साइंस स्ट्रीम में या कॉमर्स स्ट्रीम में या लॉ स्ट्रीम में कहीं जाना चाहता है, तो हम उसको उस लिए नहीं रोक सकते कि उसके परिवार में ये काम था तो वही काम उसको करना है। ये चीज़ें नहीं हो सकती, इसलिए वो चीज़ें बदलती हैं। और मशीनी युग है, बहुत सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन पर जा रही हैं, मशीन हो रहा है, एआई आ रही है, कंप्यूटर, सब कुछ है, तो परिदृश्य तो बदलेंगे। आपने जो बात कही, एक बात मैं उस पर कहना चाहूँगा कि जो पुराना समय था, जो व्यापार की जगह विनिमय ज़्यादा होता था या एक दूसरे पे गांव पर निर्भरता, ये युग में अर्थव्यवस्थाओं का जो सबसे बड़ी समस्या वो यही है, ना तो हम पूरी तरह समाजवाद हैं, ना हम पूंजीवाद, ना हम साम्यवाद। ये दुनिया इन सब का मिक्सचर हो गई है जी। पूंजीवाद, और पूंजीवाद की जो सबसे बड़ी बात है वो कंज्यूमरिज्म है, आप हम सब जानते हैं। और कंज्यूमरिज्म इस समय हावी है। लेकिन भारत एक लोकतंत्र, वेलफेयर स्टेट के आधार पर है, तो यहाँ समाजवादी मानसिकता, अप्रोच, सरकार का वेलफेयर स्टेट होना, तो वेलफेयर स्टेट के रूप में जब सरकार चलेगी और पूंजीवाद बाजार को नियंत्रित कर रहा है, कंज्यूमरिज्म, तो इनके बीच में संघर्ष होगा और इनके बीच में साम्यता बना करके रास्ता निकालना और लोगों को ये अवसर उपलब्ध कराना, ये चुनौती तो है ही। एक और बड़ी चुनौती है कि जैसा आपने कहा कि निश्चित रूप से कि जरूरी नहीं है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करें, लेकिन जिस प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि जो राजमिस्त्री थे, आज देखा जाए तो मकान निर्माण की बात हो या फर्नीचर निर्माण की बात हो, तो टेक्निक्स आ रही हैं, तो थोड़ा सुगम हुआ है, थोड़ा सरल हुआ है और चीज़ें और ज़्यादा फर्निश्ड हुई हैं, समय की बचत हुई है। इन सब को करने के बाद लोगों में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है, वो काम नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे, जब भी मुझे अवसर मिला, मैंने बाहर के आए हुए लोगों से, महानगरों के में जब मुझे मिले तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि वो कभी भी गांव छोड़ के नहीं आना चाहते थे। आज भी उन्हें उनका खुद का काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी ये थी कि वहाँ बाजार उपलब्ध नहीं थे, वहाँ सहयोग उपलब्ध नहीं था। दूसरा, एक एलॉइड सेक्टर भी है कि अगर आप मान लीजिए कोई दूध के व्यवसाय में है, तो फिर डेयरी है और उससे जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उत्पादन तो कर देते हैं लेकिन उनको हम संरक्षित नहीं कर पाते, उनको हम एक तरीके से संधारित नहीं कर पाते। तो अगर ये छोटे छोटे क्लस्टर गांव के बीच में उपलब्ध हों, क्योंकि ये बिल्कुल तय है कि जब तक हमारे गांव सुविकसित नहीं होंगे, गोवा इसका एक उदाहरण है। गोवा में जाते हैं तो 3-4 शहर हैं, बाकी सब गाँव हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फर्क दिखता नहीं है। सब समृद्ध हैं, सबके हाथों में काम है और बहुत पारंपरिक काम करते हैं। मतलब समुद्री जो जीव हैं उनका भी विक्रय बड़े तरीके से उनका होता है, तो उनके पास मार्केट उपलब्ध है, तकनीक उपलब्ध है, सूचनाएं उपलब्ध हैं, सरकार का सपोर्ट उपलब्ध है। तो शहर से रुख गांव की तरफ सरकार कब करेगी, और क्या ये आपके जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं अब जो 2022 के, या आपकी सोच में क्या ये सब शामिल है कि ये कहीं ना कहीं उपलब्ध कराया जाए? बाजार होगा तो पूंजी भी होगी लोगों के पास, पलायन रुकेगा।
देखिए 2014 के बाद आई केंद्र सरकार ने और उसके कारण से राज्य सरकारों का जो एक इकोसिस्टम बना है समाज के लिए, आपने ध्यान दिया होगा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कौशल विकास के साथ की गई है वो ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर महिलाएं जो घर में वहीं के वहीं रहती हैं, जो गांव में छोटे छोटे काम करती हैं, उनके स्व सहायता समूहों को बहुत बड़ी संख्या में न सिर्फ उनको अवसर बल्कि उनको वित्तीय पोषण, उसके लिए वित्त विकास निगम भी बना है और उनको वित्तीय पोषण भी दिया जा रहा है। बहुत कम इंटरेस्ट पर, सब्सिडी पर सारी चीज़ उनको पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है और उनको प्रोडक्ट भी बताए जा रहे हैं और उनके उस प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए भी, मतलब बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस दोनों के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। ये चीज़ें प्रारंभ हुई हैं 2014 के बाद हुआ है, बहुत तेज़ी से, देर ज़रूर हुई है। 75 वर्ष हो गए, हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं देश की आज़ादी का, लेकिन ठीक है, वो शर्त अमृत देर से ही निकलता है। वो बात दुष्यंत जी का वो शेर, आपकी बात, समुद्र जब मंथन हुआ तो अमृत का नंबर बहुत बाद में था। हाँ, अंत में ही आया। हाँ। नहीं, अंत में तो फिर हलाहल आया है, तो मैं समझता हूँ कि अब अमृत तक ही रुक जाएं सरकारें तो ज्यादा अच्छा है जी। तो मुझे वो शेर याद आ गया आपकी बात से दुष्यंत जी का, जिसमें दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। 75 साल हो गए हम लोग, अब जाकर के अब दीवारें हिलना शुरू हुई हैं। बहुत से बुनियादी परिवर्तनों की आवश्यकता इस देश की व्यवस्था में है। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रामीण क्षेत्र का आपने बात की, स्व सहायता समूहों के माध्यम से तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी जो कौशल विकास में नई चीज़ को लिया है, पहले से भी चल रहा था, अब और उस पर फोकस प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हम जल जीवन मिशन जो भारत सरकार का है, उसके तहत सभी राज्यों में एक वो कंपोनेंट डाला है जिसको आरपीएफ कहा गया है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर, आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जिसको हमने पहले कहा था सर्टिफिकेशन ऑफ स्किल सर्टिफिकेशन। जो गांव में है, पिताजी करते थे, वो जानते हैं, वो उस काम को जानते हैं बच्चे, लेकिन उनके पास कोई आईटीआई का या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा या आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उनके लिए ये सुविधा दी जा रही है कि एक छोटा सा टेस्ट दें, अगर कुछ स्किल में थोड़ा बहुत है तो उसकी 10-15 दिन की ट्रेनिंग करें और उनको सर्टिफिकेट दें। तो उनके स्किल को सर्टिफाई करना, जब सर्टिफाई करेंगे तो फिर उनको मार्केट अपॉर्चुनिटी, ये सब चीज़ें एक डेटा हो जाएगा उस तरह से। डाटा के अलावा उनको वो सर्टिफिकेट की मान्यता जो एक आईटीआई से निकलने वाले फिटर को या प्लम्बर को या कारपेंटर को मिलती है, वो उस गांव में रहते हुए बिना आईटीआई गए हुए जिसके पास कौशल है उसको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर्टिफिकेट की जानते हैं कि बहुत सारी वैल्यू होती है, मार्केट में वैल्यू होती है, फिर उनके उत्पादों को उसी हिसाब से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर को मार्केट करना। तो जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मतलब ये 2014 के बाद इस पर ध्यान हुआ। हम काम की बात करते रहे, काबिलियत की बात हमने नहीं की, फिर हम काम के पीछे भागे, काबिलियत को फिर पीछे छोड़ा। तो अब मतलब काम से काबिलियत नहीं, काबिलियत से काम, क्या ये पथ आपने चुना है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, सबके लिए एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आपको मैं कुछ करने लायक बनूं। आप अगर अभी नई शिक्षा नीति देखें, वो एक सबसे बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है इस पिछले दशक का, जो आने वाले दशक में असर डालेगा इस देश में। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल शिक्षा से लेकर के जो परिवर्तन, पूरा करिकुलम जिस तरह से बदल रहा है, क्लास 6 के बाद से ऑनवर्ड्स वोकेशनल एजुकेशन के वो ट्रेड्स जो आईटीआई और इन सब में सिखाए जा रहे हैं, वो स्कूल एजुकेशन के साथ ही उसमें जोड़े जा रहे हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है कि 10वीं तक आते आते स्टूडेंट को, अगर वो चाहेगा तो उसको 10वीं पास होकर आईटीआई का सर्टिफिकेट साथ में मिल जाएगा अगर उसने कोई स्किल ली। वो 12th में आएगा और 12th में आकर के अगर उसने उस स्किल टेस्ट को पास किया तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसको ज़रूरत नहीं पॉलिटेक्निक जाने की या इन चीज़ों को अलग से करने की। ये शिक्षा स्कूल की शिक्षा के साथ में शामिल किया जा रहा है। तो हमको उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के हर नौजवान को, मेरे प्रदेश के हर नौजवान को हक है स्वप्न देखने का, अधिकार है, सपना देखने का अधिकार है, लेकिन वो सपना देखने के बाद उस सपने को पूरा करने तब कर पाएगा जब उसके अंदर विश्वास होगा। उसके अंदर विश्वास कौन देगा? उसके अंदर विश्वास जागृत करने का काम समाज और इकोसिस्टम करता है। लेकिन अगर एक युवा सपने देख रहा है, उसके अंदर विश्वास है, विश्वास के बाद उसको उस सपने को पूरा करने का अवसर कौन देगा? वो सरकार का और व्यवस्था का काम है, वो हम लोगों को करना है। जी, जैसा आपने कहा कि रोजगार मूलक शिक्षा, रोजगार मुखी शिक्षा,
तो रोजगार उन्मुख हो शिक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में बहुत लंबे समय तक इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया। अभी भी ये बात अगर आप चाहे उच्च, खासकर जो हायर एजुकेशन है, वहाँ जो पाठ्यक्रम है वो जिस स्पीड से मार्केट अपडेट होता है, जिस स्पीड से कॉरपोरेट अपडेट होता है, फाइनेंशियल स्टेटिक्स चेंज होती हैं, उस स्पीड से पाठ्यक्रम नहीं बदलते, कोर्सेज नहीं बदलते। तो जो कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं वो कॉरपोरेट्स को चाहिए नहीं होता है डिग्रियाँ, फिर अर्जियाँ, फिर गोलियाँ सल्फास की। ऐसे न जाने कितने सपने गुम यहाँ पर हो रहे हैं, और जिनको आती थी खुद कुछ करने की कला, उनके कच्चे रास्ते भी आज डामर हो रहे हैं। तो एक तो कौशल विकास भी बेहद जरूरी है, लेकिन जो आपने कहा कि शिक्षा नीति में परिवर्तन, तो शुरुआत भले ही कर दी हो, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है उच्च स्तर तक। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, खासकर उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा, भारत में दुर्भाग्य है कि शुरुआत के समय में ही जो कुछ किया जाना था वो सिर्फ IITs और IIM जैसे गिने चुने 8-10 इंस्टीट्यूट पर ही सारा फोकस रख करके, और वो खुद के इकोसिस्टम से खड़े हुए, क्योंकि देश का सर्वश्रेष्ठ वहाँ जाता था। ठीक बात। तो उनको वो ऑलरेडी एक रॉ मटेरियल इतना अच्छा मिलता था कि उनको ज़्यादा मेहनत उनको पॉलिश करने में नहीं करनी पड़ती थी। ठीक बात। लेकिन उसके नीचे के लेवल का जो महाविद्यालयीन शिक्षा का हमारी व्यवस्था बनी 1947 के बाद में, जो शिक्षा व्यवस्था खड़ी की गई, दुर्भाग्य है। हालांकि उससे बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले हैं, ऐसा नहीं है, उसी से देश के नेता निकले हैं, उसी से देश के IAS अधिकारी निकले हैं, उसी से हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग निकले होंगे, लेकिन वो प्रतिशत 0.5 वही है जिनके अंदर एक कुछ था, कुछ बुद्धि उनको इस प्रकार की थी, तो थोड़ा बहुत पॉलिश होकर के निकल गए। लेकिन हर व्यक्ति को वैसा अवसर मिला हो ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि महाविद्यालयीन शिक्षा में वो चीज़ कमी तो रही। अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। अच्छी चीज़ इस नई शिक्षा नीति में ये है जो इसी सेमेस्टर से लागू की जा रही है कि ओपन कर दिया गया, बहुत सारे कोर्सेज साथ में जोड़ दिए। एक बच्चा अगर BCom में एडमिशन ले रहा है तो उसको इलेक्टिव सब्जेक्ट में वो जो चाहे, संगीत चाहे, कला चाहे, कुछ भी चाहे, विज्ञान, गणित चाहे, कुछ चाहे वो ले सकता है। तो इस तरह से वो स्किल के सेट्स बनाने में ओपन कर दिया है उसको, और इसी सेमेस्टर से लागू हो गया। तो मुझे लगता है तेज़ी से होंगे, इसमें परिवर्तन आएंगे। और जहाँ तक बात है कि तकनीक बहुत तेज़ी से बदलती है और करिकुलम नहीं बदल पाते, ये एक मिसमैच तो है। लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन या ट्रेडिशनल डिग्री जब आप ले रहे हैं, तो ट्रेडिशनल डिग्री में बहुत जल्दी करिकुलम नहीं बदला जा सकता। आप हम सब इसको जानते हैं, क्योंकि वो एक लंबे समय की व्यवस्था के साथ उसका पूरा सिस्टम होता है, उसका वैल्यूएशन सिस्टम होगा, उसकी बाकी चीज़ें होंगी, तो वो तो ठीक है। लेकिन उसके साथ वो अपॉर्चुनिटीज़ जोड़ी जा रही है, और हम मध्य प्रदेश में प्रयास करेंगे कि ये और तेज़ी से हो, जिससे कि बच्चा मेन डिग्री का जो कोर्स कर रहा है उसके साथ मार्केट में कोई तकनीक बदली, अगर उसको AI में जाना है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई, तो उसको वो शॉर्ट टर्म कोर्स साथ पे अवेलेबल हो, चाहे वो ऑनलाइन मोड में ही क्यों ना हो। अगर ऑफलाइन नहीं हो सकता तो ऑनलाइन, क्योंकि अब तो हमको एक बहुत बड़ी गिफ्ट दे के जा रही है ये महामारी, बिल्कुल इस दुनिया को, कि ऑनलाइन लर्निंग एक बहुत बड़ा सेक्टर खुल गया है और बहुत कुछ इससे किया जा सकता है। जी, जैसा आपने कहा कि एक ओपन सिलेक्शन प्रोसीजर ला रहे हैं कि अगर कोई कुछ ऐसा भी पाठ्यक्रम के बाहर जाके ऑप्ट करना चाहता है अपनी अभिरुचि के साथ, तो कर सकता है। निश्चित रूप से वो उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत सहायक सिद्ध होती है, उसकी एनर्जी को एक ठीक डायरेक्शन देती है। एक और बड़ा प्रश्न है जो सीधे सीधे आपके बोर्ड से जुड़ा हुआ है, वो है कई बार क्या होता है कि पता चल रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि BSc साइंस में की है, और फिर MA जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA कर रहे हैं BSc वाले, और उधर BA किया है, फिर वो किसी दूसरे स्ट्रीम में जा रहे हैं। तो एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ करियर का चुनाव उसकी अभिरुचि के अनुसार होने की ज़रूरत होती है, एक बहुत लंबे समय तक वो गाइडेंस कहीं नहीं था। जो करियर गाइडेंस है, या कहना चाहिए करियर काउंसलिंग है, वो अब सोचा है सरकारों ने कि जो स्कूल हैं जहाँ से हायर 10th के बाद जहाँ वो स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं कि उन्हें कॉमर्स में जाना है, तो खासकर उनकी बौद्धिक क्षमता को, उनकी मानसिक क्षमता को, उसका आकलन बेहद जरूरी है, क्योंकि वही एक समय है जहाँ आप उसका डायरेक्शन ठीक दिशा में डाल सकते हैं। तो बोर्ड को, मतलब बोर्ड अगर पहला बैरिकेड वहाँ लगा देगा तो बोर्ड को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या उस दिशा में आप
प्रदेश के स्कूलों के साथ तालमेल बैठाएंगे? बिल्कुल नवीन, ये बहुत अच्छा आपका, मैं तो इसको एक तरह से सुझाव की तरह लेता हूँ। आपने मार्गदर्शन किया है, पहले एक प्रयास किया था लोगों ने, अब दोबारा से जवाबदारी मिली है तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे। हमारे इसमें कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड में जो भी हमारे एजेंडे के तहत में स्कूल में जो बच्चों को जो स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन करियर काउंसलिंग योजना है, जो योजना है ना, करियर मार्गदर्शन योजना है, शुरू हुई है। उसमें उसके अंतर्गत मैं ये कोशिश करूंगा शासन की स्वीकृति इसमें मिले कि हम स्कूल पे ही करियर काउंसलिंग के इन सेंटर्स में साइकोमेट्री टेस्टिंग एक ऐसी करें जिससे कि उस बच्चे का ये टेस्ट किया जा सके कि ये किस मोटी किस स्कीम में के लायक इसका आईक्यू लेवल है या उसका इंटेलिजेंस है। तो साइकोमेट्री टेस्टिंग के बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक तरीके हैं जिनसे उसकी अभिरुचि विज्ञान की तरफ है कि कला की तरफ होगी, या वो कॉमर्स में या वाणिज्य में या व्यापार में उसके बुद्धि किस डायरेक्शन में ज़्यादा हो सकती है। ये टेस्टिंग निश्चित रूप से बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स हैं जो किए जा सकते हैं, ये करेंगे और इसको करके रिपोर्ट उनके पेरेंट्स को उनको देंगे। मेरा यहाँ पर एक थोड़ा सा मतभिन्नता होती है। देखिए, आपने जब ग्रेजुएशन किया या कर रहे थे, आपकी क्या कोई कैरियर काउंसलिंग करके बता सकता था कि आप इस फील्ड में पत्रकारिता या मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया में? हाँ, लेकिन इस टाइप के टूल जो आपने कहा कि ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते तो डेफिनेटली बता देगा, डेफिनेटली वो एक दिशा दे सकते हैं कि आप कला की तरफ या साहित्य की तरफ ये बता सकते हैं। ये ठीक है, इतना ही फोकस होता है कि ये इनका लॉजिकल थिंकिंग है, इनकी सोच में ये चीज़ है, ये व्यापार सोच है, ये मोटे मोटे तौर पर बताया जा सकता है। इसके लिए बिल्कुल उसका बहुत 50% सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो जाए। बिल्कुल। मैं एक्चुअली सर, आपने पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब शुरुआती दौर में जैसे मेरी अभिरुचि आर्ट में थी तो मैं आर्ट लेना चाहता था 10th के बाद। तो घर पे जब मैं वो फॉर्म भर के गया और पहुंचा तो मैं उसके लिए मेरे प्रताड़ना का शिकार हुआ कि भाई आर्ट तो जो है थोड़ा जो बौद्धिक रूप से कमजोर लोग होते हैं वो लेते हैं। बाद में जब मैं ग्रेजुएशन के बीच में आया तो पता चला कि जो हमारी यूपीएससी को सेलेक्ट होते हैं उसमें से मोर देन 70-80% आर्ट्स वाले हैं। तो मतलब किस मानसिकता के लोग देश चला रहे हैं फिर? तो वो ये इसकी कमी खली। तो थोड़ा मतलब मैं ये समझता हूँ कि 2-3 साल पहले मैं इन हो सकता था इसमें। तो मतलब ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर उस जगह पर 50% लोग भी इस बात से वो और उनके पेरेंट्स सहमत हो गए कि नहीं ये आर्ट स्ट्रीम में। आज सबसे ज्यादा जब से ये जीएसटी आया है हर कंपनी सीए और सीएस की कमी से जूझ रही। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सीपीटी क्लियर करता है और उसको जॉब की कोई समस्या हो, जबकि हमें कॉमर्स बहुत अच्छा हमारे यहाँ नहीं माना जाता। तो जरूरत उस जगह पर है। तो जो आपने कहा कि एक स्कूल शिक्षा विभाग उसमें आएगा, फिर उच्च शिक्षा विभाग भी आएगा, तो इनके साथ एक कोलैबोरेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? हमारा तो मैंडेट ही है, कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड का बोर्ड है कन्वर्जेंस, हमारा मैंडेट दिया हुआ। जो रोजगार की कौशल विकास की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं विभिन्न विभागों में, उनका कन्वर्जेंस ये हमारे एजेंडे में है। हमारा काम ही यही है, हम करेंगे, उन सबसे बात करेंगे, उनको अपनी तरफ से राय देंगे, उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करेंगे, बुलाएंगे सबको साथ एक जगह बुलाएंगे, बात करेंगे, ये किया जा सकता है, ये करना चाहिए। तो उसमें देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जब करने की आपकी अगर इच्छा ठीक है और दिशा ठीक है तो कोई दिक्कतें आती नहीं होंगे काम। लेकिन हाँ, ये है समय कम है, जल्दी करना। आप जो है जैसे एक सिर मुड़ाते ओले पड़ने जैसी स्थिति, मतलब जब आप दायित्व ले रहे हैं तो अगर विपक्ष को देखा जाए तो कांग्रेस अगर सबसे ज्यादा फोकस किसी पे है तो महंगाई के बाद सबसे ज्यादा फोकस बेरोजगारी पे है। रोज ही वो कोई ना कोई कार्टून रिलीज करती है विपक्षी पार्टियां, और अब आपके लिए चुनौती ज्यादा है। देखिए, उनका काम वो करें, वो कार्टून रिलीज करें, वो जो बनाना है करें, अच्छी बात है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो हमको और प्रेरणा मिलेगी काम करने की, वो करते रहें। लेकिन एक बात सच है समाज की, मैं रोजगार या इससे जुड़ी हुई बातें, मैं इसको समस्या नहीं मानता। मेरा कहना है कि ये शब्द मैंने अगर यहाँ रख लिया, ये समस्या है, तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि समस्या जब आपके दिमाग में आ जाती है तो आप उसको त्वरित करने के लिए जुगाड़ करोगे, दवा कुछ तुरंत खाओगे, ये करोगे, वो जल्दीबाजी में क्यों हुई चीज़ें होती हैं। ये समस्या नहीं है, मेरा मानना है ये आवश्यकता है, ये नेसेसिटी है, ये ज़रूरत है, और सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समय की समस्या नहीं है, आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति करनी है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, ये करना है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर
जब आपका दिमाग खुला है और आप सुनना को तैयार हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी आपकी चर्चा के बीच में बैठ करके मुझे बहुत सारी बातें ऐसी नहीं है कि हाँ इस पर ये किया जा सकता है। और आपका भी सहयोग लेंगे, मीडिया का सहयोग लेंगे। मास मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसका एक सोसाइटी के और सरकार चलाने के एंगल से इसका सपोर्ट सिर्फ विज्ञापन और प्रचार करने के लिए नहीं, दूसरी चीज़ों के लिए जो करना चाहिए वो अभी बाकी है, वो करेंगे। तो जिस प्रकार से जो नज़रिया आया है, जो विचार आए हैं, जो संभावनाएं उपजी हैं इन चर्चाओं के दौरान, तो मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा जी का जो विचार है, जो भाव है, अगर मैं उन्हें इन शब्दों में पिरूं कि रुक के मत बैठो, सफ़र का सिलसिला पैदा करो, जो नहीं हो रास्ता तो रास्ता पैदा करो, जिंदगी कहते जिसे वो नाम है संघर्ष का, एक दरिया तय हो जो तो फिर दूसरा पैदा करो। तो आवश्यकताएं होंगी तो समाधान निकलेंगे। आवश्यकताओं को समस्याओं की तरह देखने का नज़रिया नहीं है। निश्चित रूप से रोजगार और कौशल विकास समाज की महती आवश्यकता है और यही बोर्ड की जो निगम की जो अवधारणा है वो इसीलिए निगम का सृजन हुआ है। और निगम अपने सृजन में, निगम अपने निर्माण में, निगम अपनी अवधारणा में हर संभव कोशिश करेगा कि वो 100% दे सके। IND 121 में इतना ही। सर, आपने हमें इतना समय दिया, हमारे साथ इतने महत्वपूर्ण विषयों पर जो सहजता से आपने ताना वाना बुना विचारों का, निश्चित रूप से ये फलीभूत हों तो प्रदेश का बहुत भविष्य जो है उज्जवल होगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। रविंद्र जी, धन्यवाद।